हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रिज्म एंड नेचुरल फिनोमिना है। इस टॉपिक में हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, रेनबो कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे और लास्ट में देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए हम हमारा फर्स्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट पास करते हैं तो वो स्प्रेड हो जाती है और हमें रेनबो कलर्स देखने को मिलते हैं। पर आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? इसको हम अब पढ़ते हैं कि इसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस क्या हैं। So let's start with refraction through a prism. माना हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल A है। अब इस पर एक लाइट रे एंगल I पर इंसिडेंट होती है एंड पॉइंट M पर रिफ्रैक्शन के बाद इसका एंगल R1 हो जाता है। अब यह रे ऑफ लाइट प्रिज्म की दूसरी साइड पर वापस से रिफ्रैक्ट होती है, तो माना दूसरी सरफेस पर यह रे एंगल R2 से इंसिडेंट होती है एंड रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से एंगल E बनाती है। अब यदि हम इस इमर्जिंग रे का इंसिडेंट रे के साथ एंगल देखें तो यह डेल्टा है। इसे हम प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं। अब यदि हम इस क्वाड्रिलैटरल को देखें जो कि रेड से आउटलाइंड है, इस क्वाड्रिलैटरल के दो वर्टिसेस के एंगल 90 डिग्री हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल है प्रिज्म पे। दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम इस वर्टेक्स पे आए तो हम देख सकते हैं कि ये एंगल भी 90 डिग्री होगा बिकॉज ये लाइन नॉर्मल है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं एंगल ए एंड एंगल ओ, इनका सम भी 180 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ओ। अब यदि हम ट्रायंगल एम एन ओ देखें तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस R1 प्लस R2। इस दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब हम अगर ट्रायंगल PMN देखें तो यहां पर एंगल जो डेल्टा है ये एक एक्सटीरियर एंगल है। दिस एंगल डेल्टा इज एन एक्सटीरियर एंगल टू ट्रायंगल PMN। इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एंगल PMN प्लस एंगल PNM। यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो एंगल PMN इज एंगल I माइनस एंगल R1। सिमिलरली हम अगर एंगल PNM को देखें तो ये एंगल E विच इज दिस वन माइनस एंगल R2 के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल PNM इज इक्वल टू एंगल E माइनस एंगल R2। तो इससे जो डेल्टा हम लिख सकते हैं वो होगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू हमें पता है A है, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। अब यदि हम प्रिज्म के एंगल ऑफ डिविएशन का ग्राफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक एंगल ऑफ डिविएशन के लिए हमें दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहे हैं। From this graph you can see for every angle of deviation there are two angles of
इंसिडेंस। अब हम अगर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि सेम डिविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलने का मतलब है अब रे एंगल आई पर इंसिडेंट होती है तो एमर्जेंट रे का नॉर्मल से एंगल ई होता है, एंड जब एंगल ऑफ इंसिडेंट ई के बराबर होता है तो एमर्जेंट रे का एंगल विद नॉर्मल आई हो जाता है। एक और चीज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मिनिमम डिविएशन के लिए हमें एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मिनिमम डिविएशन के लिए आई एंड ई इक्वल होते हैं। अब हम मिनिमम डिविएशन की कंडीशन को और अच्छे से पढ़ते हैं। मिनिमम डिविएशन को हम डीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि मिनिमम डिविएशन के लिए इंसिडेंट एंगल आई एंड इमर्जेंट एंगल ई एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आइसोस्केल प्रिज्म के लिए इंसिडेंट रे पॉइंट एम पर इंसिडेंट होने के बाद बेस के पैरेलल हो जाती है। अब क्योंकि आई एंड ई इक्वल हैं तो हम R1 एंड R2 को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं R1 is equal to R2 is equal to R। फ्रॉम डेल्टा is equal to I plus E minus A हम लिख सकते हैं dm is equal to 2I minus A। यहाँ पर हमने I is equal to E वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है तो हमें मिल गया है 2I minus A। This implies I is equal to A plus dm by 2। हम जानते हैं कि एंगल A is equal to एंगल R1 plus एंगल R2। R1 एंड R2 इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं A is equal to 2R and R is equal to A by 2। माना सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है एंड प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, तो फर्स्ट सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो हम लिखेंगे N1 sin I is equal to N2 sin R। इसे रीअरेंज करने पर हमें मिलेगा N2 by N1 is equal to sin I by sin R। N2 by N1 को N21 लिख सकते हैं जो कि प्रिज्म का सराउंडिंग मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हम I एंड R की वैल्यूज पुट कर दें तो हमें मिलेगा N21 is equal to sin of A plus dm by 2 upon sin of A by 2। यदि प्रिज्म का एंगल A बहुत छोटा है तो हम लिख सकते हैं N21 is equal to A plus dm by 2 upon A by 2। इसको रीअरेंज करने पर मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन dm is equal to N21 minus 1 into A मिल जाता है। एंगल ऑफ डिविएशन थ्रू अ प्रिज्म पर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट इस प्रकार से है। यहाँ पर आप इस वीडियो को 2 मिनट्स के लिए पॉज करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने अपना तेज दिमाग यूज करके इस सवाल को जल्दी से कर लिया होगा, तो क्विकली हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें पता है dm is equal to N21 minus 1 into A। यहाँ पर हमें प्रिज्म का एंगल A 4 डिग्री दिया है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर हमें पता है 3/2 अपॉन 1 होगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा dm is equal to 3/2 minus 1 into 4 degrees। सो dm की वैल्यू आएगी 2 डिग्रीज। एंगल ऑफ डिविएशन थ्रू अ प्रिज्म पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है, आप लोग इसे जल्दी से पढ़ लें, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमें एक प्रिज्म दिया है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N 3/2 है, तो हमें फाइंड आउट करना है
what is the angle of incidence I to get minimum deviation. साथ में हमें मिनिमम डिविएशन भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था dm इज इक्वल टू n21 माइनस a। इस फॉर्मूले की एक बेसिक कंडीशन थी दैट एंगल a शुड बी अ स्मॉल एंगल। इस क्वेश्चन में हमें एंगल a 60 डिग्री दिया है जो कि एक बड़ा एंगल है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था r1 प्लस r2 इज इक्वल टू a। फॉर मिनिमम डिविएशन r1 शुड बी इक्वल टू r2, तो हम लिख सकते हैं 2r1 इज इक्वल टू a बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस हम लिख सकते हैं 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू साइन 30। जिसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा साइन आई इज इक्वल टू 3 बाई 4। दैट मीन्स हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा साइन इनवर्स 3 बाई 4। अब हम मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा फाइंड आउट करते हैं। हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। मिनिमम डिविएशन के लिए एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल ई, तो हम लिख सकते हैं dm इज इक्वल टू 2i माइनस ए। एंगल आई अभी हमने फाइंड आउट किया था साइन इनवर्स 3 बाई 4। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिलेगा dm इज इक्वल टू 2 टाइम साइन इनवर्स 3 बाई 4 माइनस पाई बाई 3। यहाँ पे 60 डिग्रीज को हमने पाई बाई 3 लिखा है। सो दिस विल बी दी मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन फॉर द गिवन प्रिज्म। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में। हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट 7 कलर की लाइट से मिलकर बनी होती है। इन लाइट्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है जो वॉयलेट से रेड तक जाने में बढ़ती है। इसे हम लाइट का स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। व्हाइट लाइट के अपने स्पेक्ट्रम में फैल जाने को हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। यहाँ पर आप व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की वेवलेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम जानते हैं वेवलेंथ जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वॉयलेट की सबसे कम और रेड की सबसे ज्यादा होती है। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा एंड रेड लाइट के लिए सबसे कम होगा। प्रिज्म के लिए डिविएशन का फॉर्मूला dm इज इक्वल टू n21 माइनस 1 इंटू ए होता है। इसलिए वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी एंड रेड लाइट सबसे कम डिफ्लेक्ट होगी। अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे लाइट की वेवलेंथ बढ़ रही है लाइट का डिविएशन कम होता जा रहा है। अब यदि हम किसी प्रिज्म पर व्हाइट लाइट डालें तो अलग अलग डिविएशन के कारण लाइट अपने स्पेक्ट्रम में फैल जाती है। चलिए अब हम हमारे सराउंडिंग में होने वाले कुछ लाइट से रिलेटेड नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रेनबो कैसे बनता है। अब हम एक रेनबो बनता हुआ देखते हैं। आपने देखा होगा जब भी रेनबो बनता है तो वो आपके सामने की तरफ होता है और उस समय सूरज आपके पीछे की तरफ होता है और सामने की साइड कहीं पर बारिश हो रही होती है। रेनबो लाइट के डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब लाइट रे पानी की बूंद में एंटर होती है तो प्रिज्म की तरह पानी में डिस्पर्स हो जाती है। अब यदि इसका डिस्पर्जन के बाद नेक्स्ट सतह पर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है
तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इस केस में वॉयलेट लाइट अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्री एंगल से डिविएट होती है एंड रेड लाइट अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री के एंगल से डिविएट होती है। इसी तरह जब बहुत सारी बूंदों से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर लाइट हमारे पास पहुंचती है तो हमें रेनबो बना हुआ दिखता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। आपने कभी सोचा है आकाश नीला क्यों दिखता है? इसका आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए हम देखते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। जब लाइट वेव्स किसी मीडियम में पास होती हैं एंड उस मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर का हो तो लाइट इन पार्टिकल से कोलाइड कर कर अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है। इसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। रेले नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि पार्टिकल्स का डायमीटर अगर लाइट की वेवलेंथ से बहुत छोटा हो तो लाइट स्कैटर करती है और वो स्कैटरिंग 1/λ⁴ के प्रोपोर्शनल होती है। अब हम कह सकते हैं कि वॉयलेट लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर होगी एंड रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है। परंतु वॉयलेट लाइट की विजिबिलिटी ब्लू लाइट से कम होती है, इसलिए हमको स्कैटरिंग के कारण स्काई का कलर ब्लू नजर आता है। अब आपने देखा होगा कि सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर आसमान रेडिश नजर आता है। तो ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा इसलिए होता है जब लाइट रे सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर एटमॉस्फेयर में कंपैरेटिवली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, इसलिए ज्यादा स्कैटर होने वाली लाइट रेस स्कैटर होकर बिखर जाती हैं, जबकि कम स्कैटर होने वाली रेड लाइट हमारी आईज तक पहुंचती हैं। इसलिए सनसेट एंड सनराइज के टाइम पर स्काई रेडिश दिखाई देता है। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की समरी कुछ इस प्रकार से है। अब आपको ये रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।